सभी को हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी ईद और हैप्पी ओणम। बहुत और वो हर दिन एक त्यौहार होता है और हर दिन को मनाना चाहिए ना। और मैं आज लेके बैठी हूँ अपनी फेवरेट कैंसर सर्वाइवर रामेश्वरी नादान की किताबों के साथ। उन्होंने मुझे किताबें भेजी थी 3, एक थी दूसरी पारी और एक ये है अनचाहा मेहमान कैंसर और एक ये है सिंदूर। तो एज़ ए कैंसर सर्वाइवर वो इतना बड़ा काम कर रही हैं कि मुझे लगता है आधे लोग तो उनको उसको सुन के ही ठीक हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी काउंसलर है, उसने बताया कि कैसे लड़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्या उसके लिए हमको प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कीमोथेरेपी के बाद क्या क्या होता है। उसने सब कुछ लिखा है। एज ए उसने साइकोलॉजी से लेके हर चीज़ ट्रीटमेंट के पार्ट बताया है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, बहुत सारी बातें। और रामेश्वरी तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो। जब मेरी रिपोर्ट आई थी फर्स्ट टाइम, मेरी बहुत साल पहले ल्यूकोप्लाकिया मेरी रिपोर्ट में आया था। वो एक कैंसर ही होता है और मेरी रातों की नींद ख़राब हो गई थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि 1000 में एक ही मरता है, बाकी लोग ज़िंदा रहते हैं। और देखो मैं आज ज़िंदा हूँ, इतने साल हो गए। 1998 में डायग्नोज हुआ, तो आज तक मैं सर्वाइव कर रही हूँ, फिट हूँ। तो शायद मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, है ना। तो मैं रामेश्वरी नादर की एक दूसरी जो बुक है सिंदूर से एक कहानी पढ़ रही हूँ, अनकहा सा। कई बार क्या होता है हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ये जैसे इसने लिखी ना, ऐसे लगा कि मुझे उसने मेरी स्टोरी लिख दी है बचपन की। और शायद मुझे लगता है कि 80% गर्ल्स के साथ ही होता है, बचपन में कुछ न कुछ होता है और जिसको वो बता नहीं पाते हैं, समझते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। जब मैं छोटी थी, मुझे लगता है 5-6 साल की, मुझे आजकल लेटेस्ट तो यादें गड़बड़ हो गई लेकिन मेरे को पुरानी यादें बहुत याद हैं। बहुत छोटी थी मैं, और तब से मैंने होली खेलना बंद कर दिया उन्हीं अंकल के वजह से। ऐसी ही कहानी है रामेश्वरी नादन की, जिसका नाम है अनकहा सा। कुछ सुना दिल ने, कुछ रहा अनसुना सा, कोई अपना तो कोई लगा गैर सा, बहुत कुछ कहा होठों ने, बहुत कुछ रहा अनकहा सा। हम कई बार कुछ कह नहीं पाते हैं, रह जाते हैं अंदर ही। तो ये कहानी है, रामेश्वरी ने लिखी है, बहुत छोटे से बच्चे की कहानी है। 7 साल की गुनगुन पूरे मोहल्ले की लाडली थी। वो अपनी मीठी मीठी बातों से सबका मन मोह लेती थी। पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी तो उसके सबसे फेवरेट अंकल थे। वो ऑफिस से आकर सबसे पहले गुनगुन को ढूंढते, उसे चॉकलेट खिलाते। ये रोज़ उनका काम था। वो गुनगुन को अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार करते और रोज़ उसके लिए चॉकलेट लाते। गुनगुन की माँ गीतिका जब ये प्यार देखती तो सोचती कि वर्मा जी की कोई संतान नहीं है, इसलिए वो गुनगुन को इतना प्यार करते हैं। गुनगुन के पापा भी विदेश में जॉब करते थे। 3 साल में एक बार आते थे। शायद इसलिए गुनगुन भी वर्मा जी के काफ़ी करीब आ गई थी। वर्मा अंकल ने गुनगुन को गोद में बिठाते हुए प्यार से पूछा, अच्छा बताओ कल क्या खाओगी? चॉकलेट खाएगी गुनगुन। कल तो स्पेशल दिन है, गुनगुन 1 साल और बड़ी हो जाएगी। मैं अपनी गुनगुन के लिए एक नई फ्रॉक लाऊंगा, ये उन्होंने कहा वर्मा जी ने। परियों वाली फ्रॉक लाना अंकल, जिसमें पंख लगे हों, फिर मैं भी आसमान में उड़ जाऊंगी। गीतिका, गुनगुन और वर्मा जी की बातें सुनकर गुनगुन की मासूमियत पर मुस्कुरा दी। मैं ले आऊंगी कल अपनी रानी बिटिया के लिए, ऐसे अंकल से नहीं मांगते। अरे ये तो मेरी बेटी है ना, आप ऐसा मत कहिए। भाई साहब आप इसकी आदत बिगाड़ देंगे। आपके लाड़ प्यार से तो ये बिल्कुल ज़िद्दी हो रही है, शैतानी भी करने लगी है। बच्ची है, यही तो उम्र है ना शैतानियों की, वर्मा जी ने कहा। अब बोलो, अंकल ने सही कहा ना, मेरे बेस्ट अंकल हैं। गुनगुन अंकल की बात सुनकर चिड़िया सी चहक उठी। 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब गुनगुन 10 साल की हो चुकी थी। वर्मा अंकल उसके लिए हमेशा की तरह ही आज भी चॉकलेट लाते थे। जाने क्यों कुछ दिनों से वर्मा अंकल को गोद में गोद में बैठना गुनगुन को अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी पकड़ से उसे जकड़न होने लगी थी। 10 साल की गुनगुन को अब वर्मा अंकल की गोद नहीं सुहाती थी। उनका उसे छूना अच्छा नहीं लगता था। मासूम गुनगुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वर्मा अंकल एक हाथ से उसे चॉकलेट खिलाते और दूसरे हाथ से उसके पूरे शरीर को सहलाते। गुनगुन को उनका सहलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वर्मा अंकल के हाथ जब उसे प्यार करते तो उसे अच्छा क्यों नहीं लगता।
जब वो खुद को उनसे छुड़ाने का प्रयास करती तो उनकी पकड़ और मजबूत हो जाती। एक दिन गीतिका की नज़र गोद में बैठी गुनगुन पर जा पड़ी, जो खुद को वर्मा अंकल की गोद से हटाने का कोशिश कर रही थी, असफल प्रयास कर रही थी। वर्मा अंकल उसे प्यार से गुड़िया कहकर जबरदस्ती अपनी गोद में बिठाने का कोशिश कर रहे थे। गीतिका ने देखा तो उसे महसूस हुआ कि गुनगुन जैसे चीखना चाहती हो, मुझे छोड़ो, पर वह चीख नहीं पा रही थी। गुनगुन को देखकर गीतिका को अपने बचपन की एक घटना याद आ गई, जब ऐसे ही किसी रिश्तेदार ने बचपन में उसके साथ ज़बरदस्ती करनी चाही थी। वो तब किसी से कह नहीं पाई थी, पर वो अपनी गुनगुन को ऐसे भेड़ियों से बचाएगी। पल भर में ही गुनगुन को अपने पड़ोसी की गोद से खींचती हुई बोली, बस इतना ही प्यार कीजिए भाई साहब, बहुत हुआ। गीतिका की गुस्से से लाल हुई आंखों ने तो अनकहा सच कह दिया, जिसे मासूम गुनगुन नहीं समझ पा रही थी। वर्मा अंकल भी शर्म से झुकी हुई गर्दन लेकर निकल गए। वर्मा अंकल की झुकी हुई गर्दन सब सच कह रही थी, जिसे सोचकर भी इंसानियत रो दे। एक अनकहा सच सबके सामने सवाल बनकर खड़ा था, किस पर यकीन करें। गीतिका ने आज ये निर्णय लिया कि वो गुनगुन और उसकी उम्र के आसपास के बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताएगी, जिससे किसी का बचपन में उसके तरह बच्चों की बचपन सिसकियों से न भर जाए। अनकहा सा बच्चों को कहना होगा और उनको समझाना होगा, और ये कहकर उसने निर्णय की एक लंबी सांस ली। बच्चों को ना गुड टच बैड टच बताना चाहिए। मैं छोटी थी, मुझे भी आज भी याद है, एक अंकल बहुत बड़े होते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, हमेशा प्यार करते थे, चॉकलेट देते थे। मैं भी बहुत लालची थी, और वो होली के दिन आ गए। मैं बहुत छोटी थी, उन्होंने ड्रिंक करके थी, उन्होंने मुझे अपनी गोद में प्यार से बिठाया। वो हमेशा मुझे प्यार कर, लेकिन मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगा। बच्चों को चाहे टच पता चल जाता है कि कैसा टच है, कोई हमें प्यार से छू रहा है या कैसे छू रहा है। तो इसलिए सभी को अपनी, जितने भी अपनी क्या, सभी बच्चों को, लड़कियों को बताना चाहिए गुड टच और बैड टच के बारे में। लेकिन सभी आदमी एक से नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इक्का दुक्का कुछ क्या होते हैं, कुछ कम्युनिटी को डाउट में डाल देते हैं। तो स्टे ब्लेस ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन रामेश्वरी, बहुत प्यार लिखती रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, लंबी आयु हो, खुश रहो। गुड मॉर्निंग इंडिया।